ओके ओके बेटा, तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे। रे ऑप्टिक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं पूरा वन शॉट के अंदर आपको कोशिश करूंगा रिवाइज कराने के लिए। आज जितना होगा उतना आज हम कंप्लीट करेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। बेटा अगर मैं रे ऑप्टिक में बात करूं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसके बारे में हमें हल्का सा पता होना चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए आते हैं। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बेटा द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम as known as a रिफ्लेक्शन। बेटा जैसे ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल ड्रॉ है और ये मिरर है मेरे बच्चे। तो जब ये मिरर है तो ये इंसिडेंट रे इधर टकराई तो आपको पता है ये एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी क्या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जब आपने एक छोटा सा वो देखा होगा कि यार आपने एक मिरर का टुकड़ा लिया और ऐसे करके क्लासरूम्स में चमकाते हैं, कभी कभी घड़ी को चमकाते हैं आप लोग क्लासरूम्स में, तो सेम वो रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे ही बेस्ड होता है। इसके कुछ लॉज है मेरे बच्चे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और सेकंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये सब के सब एक ही लाए में, एक ही प्लेन में लाए करते हैं मेरे बच्चे। तो आई होप आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके। चलिए मेरे बच्चे मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आता हूं और नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, देखिए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में मैंने ये वाला पॉइंट हल्का सा डाला क्योंकि आपको इसके बेसिक्स पॉइंट्स पता होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ये एक शॉर्ट रिवीजन वीडियोस है जिससे कि आप गो थ्रू हो जाएं एक बार चैप्टर से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे बच्चे, हाय अविराज, हाय सेशन में हम लोग आज बेटा रे ऑप्टिक्स के टॉपिक्स को देख रहे हैं और एक बेसिक्स पूरा एक गो थ्रू हो रहे हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स से बेटा। तो देखिएगा मेरे बच्चे, स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर में ये वाला हमारा पॉलिश सरफेस है मेरे बच्चे, ये पूरा पॉलिश सरफेस है और ये मिरर एक स्फीयर का ही पार्ट है। तो इसका ये सेंटर है एंड दिस इज नोन एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं बेटा, यानी मिरर कितना बड़ा होगा, वो मिरर कितना बड़ा होगा, दिस इज ऑल अबाउट अपर्चर। ये हमारा अपर्चर होता है बेटा, दिस इज अ लीनियर अपर्चर, यानी मिरर का जो सामने वाला फेस है जिसे आप लोग कह सकते हैं कॉर्ड। जैसे एग्जांपल मेरे बच्चे, अगर ये स्फेरिकल सरफेस है और ये वाला पोर्शन हमने काट दिया तो ये वाला पोर्शन कितना चौड़ा है जिसे कॉर्ड कहते हैं, वो हमारा लीनियर अपर्चर होता है मेरे बच्चे। एंड इस वाले पॉइंट ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है सेंटर पे, दिस इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर। ये हमारा एंगुलर अपर्चर होगा मेरे बच्चे, ओके। एंड बेटा मिरर का जो मिड पार्ट होगा, दैट मिड पार्ट आर नोन एज अ पोल, उसे हम लोग पोल कहते हैं। और पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, दिस इज ऑल अबाउट फोकस, और जो लाइन यहां से गुजर रही होती है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसके डेफिनेशंस दिए हुए एग्जाम्स में, आपको बस पता होना चाहिए। गो थ्रू करा रहा हूं यार चैप्टर को, एक बार गो थ्रू हो जाए आप लोग चैप्टर पे कि कैसे कैसे करना है। बहुत इजीएस्ट वे में बताने वाला हूं मेरे बच्चों, बहुत इजीएस्ट वे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ रहे हैं। इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे मेरे बच्चे। एंड आ गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाली स्लाइड में आप लोगों के सामने दिख रहा होगा रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो हम यहां रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर पढ़ेंगे मेरे बच्चे, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में क्या हुआ मेरे बच्चे। मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब जब एक कॉनकेव मिरर है तो क्या हुआ, एक पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज यहां पर इस तरीके से गई, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। आपको बता दूं मेरे बच्चे, जो भी पैरेलल रेज होती है वो फोकस से ही निकलेगी बेटा। अब जब ये फोकस से निकली तो यहां पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना और दिस विल बी एंगल ऑफ आर, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बना मेरे बच्चे। अब यहां पर आर बनने के बाद क्या हुआ, हमने इस सेंटर वाले एंगल को अल्फा कंसीडर कर लिया, ये हमारा अल्फा हो गया मेरे बच्चे,
ओके, पोल से लेकर फोकस तक की दूरी स्मॉल एफ होगी, पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी आर होगी मेरे बच्चे। हो सकता है ये यहां पर हमने कॉनकेव के लिए पूछा, ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्वेक्स के लिए भी हो। ठीक है मेरा बच्चा, कॉन्वेक्स के लिए भी। अगर कोई डाउट होगा ना तो बेटा आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे बच्चे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके भी बताइएगा। दो भी डाउट सेशन है, अभी डाउट्स भी लेते रहूंगा मेरे बच्चे। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, थोड़ा सेशन को यार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब यहां देखिएगा, हम रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर कम से कम 4-5 बार एग्जाम्स में आया हुआ है मेरे बच्चे, तो ध्यान से सुनना, बहुत इजीएस्ट वे में कराऊंगा मेरे बच्चे। देख मेरे बच्चे, ये रे इसके साथ पैरेलल है, ये जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल आई जो होगा वो एंगल अल्फा के बराबर है? यस मेरे बच्चे, एंगल आई एंगल अल्फा के बराबर है। तो एंगल आई जब अल्फा के बराबर है और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई ऑलरेडी आर के बराबर होता है। तो देखिए मेरे बच्चे, आई आर के बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर भी है। तो क्या हुआ, जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एंगल आर जो होगा वो एंगल अल्फा के बराबर हो गया। अगर एंगल आर एंगल अल्फा के बराबर हो गया तो दैट ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं बेटा, ट्रायंगल का नाम है CFB। जो ट्रायंगल CFB जो देख रहे होंगे, उस ट्रायंगल में क्या कह सकते हैं हम लोग, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया बेटा। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया मेरे बच्चे, तो क्या होगा, CF जो होगा वो FB के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो गई ड्यू टू स्मॉल अपर्चर। जब अपर्चर स्मॉल होगा मेरे बच्चे, स्मॉल अपर्चर जो होगा, सर क्लास 10th की वीडियो कब लाइव है? क्लास 10th अपने टॉपिक्स बता दीजिएगा मेरे बच्चे, तो मैं उसको भी लाइव कर दूंगा। आप टॉपिक्स बता दीजिएगा। अभी तो 12th वालों के 4 तारीख को पेपर है, उस चक्कर में हम लोग पढ़े हुए हैं, पीछे पढ़े हुए हैं। आप लोग बता दीजिए। ये क्या है नेहा, मुझे मैसेज समझ नहीं आ रहा, इग्नोर वगैरह वाला। अच्छा फुल साइंस अश्वनी, फुल साइंस का, चलो बेटा आप एग्जाम हमारा 2 तारीख को है ना मेरे ख्याल से। चलिए मैं एक लाइव सेशन ना कल ही प्लान करता हूं मेरे बच्चे, कल लाइव सेशन प्लान करता हूं, और चैप्टर नंबर 10 की फिजिक्स मैं करा देता हूं, केमिस्ट्री अमित सर करा देंगे बेटा एक दिन, और बायो के सर हमारे जतिन सर करा देंगे मेरे बच्चे। चलो डन, एक लाइव सेशन ले लेते हैं 10th क्लास का, मैं अमित सर से बोलता हूं, ठीक है डन। तो मेरे बच्चे अभी कहां थे हम लोग, ये हमने CF को हमने FB दोनों के बराबर हो गया। अब ड्यू टू स्मॉल अपर्चर ये वाली जो लेंथ होती है इसके बराबर भी होती है। दैट मींस व्हाट मेरा बच्चा, जो FB है वो हमारा PF के भी बराबर होगा। अब आप देखो, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो FB इसके अंदर भी है, FB इसके अंदर भी है, तो CF PF के बराबर हो गया। और ये देखिए CF PF के बराबर हो गया, CF PF के बराबर हो गया। अब जब CF PF के बराबर हो गया मेरे बच्चे, तो अगर मैं PC वाली लेंथ लिखूं, PC वाली लेंथ, तो इसको 2 टुकड़ों में लिख सकता हूं, PF प्लस FC। अब PF प्लस FC यानी मैं इसे दोनों के दोनों बराबर हैं, तो मैं इसे 2PF लिख सकता हूं। एंड PC को क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -R, बेटा इस साइड है -R और ये माइनस का 2F, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और R इक्वल टू 2F और F इक्वल टू R/2। बेटा न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है हम लोगों को, और रेडियस ऑफ कर्वेचर देने के बाद आपसे फोकल लेंथ पूछ सकता है मेरे बच्चे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है बेटा, सर मैं तो 12th का हूं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओके ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान दो, ये F और R का रिलेशन, ये ड्राइव कभी कभी आ जाता है मेरे बच्चे F और R के बीच में, बट आप ये रिलेशन याद रखना, F इक्वल टू R/2 या R इक्वल टू 2F होता है। ये रिलेशन न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होते हैं मेरे बच्चे। ओके ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। आज का सेशन बेटा 8:30 तक ही है, तो फटाफट ये सेशन, क्योंकि हमारी इसके बाद ऑफलाइन क्लासेस भी है, तो वहां पे भी हमें क्लासेस देनी है, तो ध्यान देना। मैं लाइव सेशन पर आया हूं, अभी फटाफट
ये लाइव सेशन निकल के मैं ऑफलाइन बैच में भी जाना है, तो फटाफट कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताते रहिएगा। देखिए मेरे बच्चे, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइन कन्वेंशन। ज्यादा परेशान नहीं होना साइन कन्वेंशन में। देखिए अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस साइड है, देखिए पता क्या होता है कि कई लोग पता है क्या गलती करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। कई लोग क्या गलती करते हैं यार, उन लोगों ने बोला अरे यार ये मिरर है, इधर से लाइट आएगी, इस साइड वाले को नेगेटिव मान लो और इस साइड वाले को पॉजिटिव मान लो। ना बेटा ना, ऐसा नहीं करो। आप पता क्या करो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखो। अगर मेरे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस साइड है और हर एक डिस्टेंस को हमें पोल से लेना होता है, तो देखो हर डिस्टेंस को, जैसे एग्जांपल अगर मुझे ये इधर जाना है तो मैं बी डैश पी नहीं लिखूंगा, मैं पी बी डैश लिखूंगा। बेटा हर एक डिस्टेंस को हमें पोल से ही मेजर करना होता है। तो जब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे है, तो मैं अगर इधर जा रहा हूं, चाहे मैं पी एफ जाऊं, चाहे मैं पी सी पे जाऊं, चाहे मैं पी बी डैश जाऊं, चाहे मैं पी पी पे जाऊं, या ये पी बी है, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, जितनी भी इधर चीजें होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी, और इस साइड जितनी चीजें होंगी वो पॉजिटिव होगी। जो अपर साइड होगी वो पॉजिटिव, जो लोअर साइड होगी वो नेगेटिव होगी। तो चलो एक बार कमेंट करके मुझे बताना। मैं एक केस देता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं, एक केस शेयर करता हूं। जैसे एग्जाम्पल मेरे बच्चे, ये मेरे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, ये सी है और ये एफ मान लीजिए। तो मुझे ये पोल है, मुझे पी सी और पी एफ बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कमेंट करके बताइए बेटा कि पी सी या पी एफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक बार कमेंट करिए। क्योंकि कई लोग ना बस क्या कहते हैं, एल इधर वाले लेफ्ट वाले को नेगेटिव ले, इधर वाले को पॉजिटिव। मुझे कमेंट करके बताइए मेरे बच्चे कि अगर मैं इस तरीके से केस लेता हूं, मिरर को ऐसे, चल यार मिरर को ऐसे भी घुमा सकता हूं यार मैं, अब बता, अब तो गड़बड़ हो गया मेरे बच्चे। अब जब मिरर को ऐसे घुमा दिया तो अब मुझे ये पॉइंट मैंने एफ मान लिया और ये पॉइंट मैंने सी मान लिया। जब मैंने ये वाला पॉइंट एफ मान लिया, सी मान लिया, अब इस केस में बताओ कि पीसी और पीएफ क्या होगा। यार अश्वनी पॉजिटिव, भावना नेगेटिव। भावना करेक्ट आंसर है बेटा। अनु बेटा थैंक यू सो मच फॉर लव, थैंक यू। अब यहां देखिए मेरे बच्चे, अगर यार मैं बात करूं यहां से, तो इस वाले पोर्शन पर क्या होगा, यहां वाले देखो ना, इस वाले पॉइंट पे नेगेटिव होगा यार। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, तो इस केस में जो भी मैं हर चीज पोल से लूंगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा बेटा। और यहां पे ध्यान देंगे हम लोग इस जगह पर। अब अगर मैं ये वाला केस लेता, सपोज कीजिए कॉन्वेक्स का केस ले लेता एक, इस वाले केस का आंसर बताओ चलो बेटा। ये पोल है, ऑब्वियसली दिस इज अ फोकस, ये हमारा सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे पीएफ और पीसी बताइए, पीएफ और पीसी बताइए फटाफट, कमेंट करके बताइए पीएफ पीसी की वैल्यू क्या होगी। अभी पानी वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, भाई पानी वाला लग जाए। यस बेटा, ये अश्वनी इस बार करेक्ट है तेरा, मीडियम चेंज। यस ऋषभ राठौर, बिल्कुल बेटा पॉजिटिव होगा। अश्वनी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल करेक्ट है मेरे बच्चे, डन। चलिए साइन कन्वेंशन इज क्लियर, बिकॉज ये न्यूमेरिकल में यूज होगा यार। अच्छा ठीक है, पता है क्या होता है, एमसीक्यू में जनरली 12th क्लास, ये एमसीक्यू में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। देखिए ये कॉनकेव मिरर के कुछ केसेस हैं। कॉनकेव मिरर के कैसे केसेस हैं, अगर हमने इनफाइनाइट पे एक ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, आपने देखा फोकस। याद रखिएगा बेटा, क्वेश्चन पता है कैसे पूछता है कि नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ मिरर, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है भाई। नेचर ऑफ इमेजेस बताइए क्या होगा, आप बताइए पोजीशन ऑफ इमेजेस क्या होगा। तो नेचर ऑफ इमेजेस और पोजीशन यहां पे पूछ लिया जाता है, और इस तरीके की 6 केसेस 7 केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, एक इनफाइनाइट पे दिया हुआ है, बियॉन्ड द सी दिया हुआ है, ऑन द सी दिया हुआ है,
बिटवीन सी एंड एफ दिया हुआ है, और इसके 10th क्लास में हमने काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं जाकि इसकी पोजीशन के लिए। ये दो कॉन्वेक्स के केसेस है और ये टेबल आपके सामने दे दी। इस टेबल में से एक एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं मेरे बच्चे, तो आप इसको पूरी तरीके से ध्यान दो। बेटा मेरे को गाना वाना नहीं आता, मैं सॉन्ग वॉन्ग बाद में सुना दूंगा, पहले मेरे को लगता है कि मेरे को फिजिक्स पढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सॉन्ग वॉन्ग का क्या है यार, अरिजीत इतना अच्छा गाना गाता है यार, अरिजीत उसके गाने सुनो यार, उनके गाने के सामने मेरा गाना क्या है, नथिंग। तो इस टाइम ना फिजिक्स की टेंशन होनी चाहिए यार, इस टाइम फिजिक्स की टेंशन ज्यादा होनी चाहिए। केमिस्ट्री वाले सर ने सुनाया था, मैं एग्री करता हूं, केमिस्ट्री वाली सर की आवाज बहुत अच्छी है यार। अच्छा केमिस्ट्री वाले सर ने प्रॉमिस किया था, चलो ठीक है देखते यार। अभी ना मैं कल एक गाना याद करके आऊंगा, तो कल के लाइव सेशन में भाई मुझे ना लिरिक्स भी याद नहीं होते यार। चलिए मेरे को पता चला मैंने कोई गाना गाया, तुम लोगों ने वीडियो क्लिप काट के उसे डाल दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा। देखो मेरे बच्चे ध्यान दो यहां पे इस पॉइंट पर, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है। अच्छा ऋषभ क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर फर्स्ट बुक में थोड़ा डर लग रहा है। अच्छा फर्स्ट बुक में राठौर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, एक काम करें, फर्स्ट बुक के ना मैंने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए यार, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने राठौर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, इजीली सारी चीजें हो जाएगी। कार्टून फनी वीडियो वायरल कर दोगे आप, चलो यार अच्छी बात है, भगवान आपकी सुन ले और वीडियो वायरल हो जाए। पर मैं चाहता हूं कि फिजिक्स को लेकर हो, मेरे गाने को लेकर ना हो, क्योंकि गाने को अगर किसी ने सुना तो गालियां ही देगा यार, कितना बेसुरा गा रहा है बंदा, ठीक है। तो राठौर अभी करते हैं इस पॉइंट पे डिस्कस मेरे बच्चे, देखिएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्निफिकेशन माय डियर। अब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं मेरे बच्चे। तो मैग्निफिकेशन इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो, वो भी माइनस में। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्निफिकेशन। आपको बता दो बेटा, अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 आ रहा है तो मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब है ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज बिल्कुल बराबर है, मतलब दोनों के दोनों सेम साइज पर होंगे। एक बार ना यार इस पॉइंट पे मेरे को याद आ रहा है कि चलो अगर m की वैल्यू 1 है, ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज, जरा देखता हूं आपका नॉलेज कहां पर है, कितना पता है आपको। m की वैल्यू अगर 1 है तो ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज कब बराबर होगा, जरा कमेंट करके बताओ। सर आप मेरे स्कूल में आ जाओ। कौन सा स्कूल है भाई अश्वनी, कौन सा स्कूल है भाई आप लोगों का? वैसे भी मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, ऐसे एक्चुअली में मैं खुद एक स्कूल में ही हूं, स्कूल टीचर हूं अभी। भाई मेरे स्कूल वालों को पता चल जाएगा, मेरे डायरेक्टर सर को। अच्छा आपके स्कूल की एक्चुअली में बेटा सैलरी की बात ही नहीं है, सैलरी मेरे स्कूल में भी ज्यादा है मेरी, ठीक है। चलो वो सारी बातें छोड़ो, सैलरी वैलरी की बातें। इसका एक कमेंट करके बताओ फटाफट, m की वैल्यू अगर 1 है, m की वैल्यू 1 है तो ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज कहां पर होगा? बराबर। प्लेन मिरर लिखा हुआ है यार, कॉनकेव मिरर में बताओ कहां पर होता है? चलो अब ये छोड़ो सारी बातें, देखो ये एक केस है जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है ना, तो कॉनकेव के केसेस में m की वैल्यू 1 हो जाती है मेरे बच्चे। अगर m ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज में क्या होगा? इमेज बड़ा होगा। और m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटा होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर होता है और ये जनरली कॉनकेव मिरर होता है मेरे बच्चे। बेटा प्लीज इस पॉइंट को याद रख लो यार, कि इस पॉइंट पर आपसे पूछ लिया जाता है जनरली इन क्वेश्चंस को, तो प्लीज। चलो स्कूल में आने होने की बात है बेटा। मैं अपने मैं खुद का एक बिजनेस सेटअप करना चाहता हूं, खुद का एक स्कूल बनाना चाहता हूं। दुआ करो मैं खुद का एक स्कूल बनाऊं। पहले इस पॉइंट पे ध्यान दो, मिरर फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं मेरे बच्चे। देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला। यहां पर f हमारा फोकस है मेरा बच्चा, v हमारा इमेज डिस्टेंस है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माय डियर, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये मिरर फॉर्मूला है मेरे बच्चे। तो इस मिरर फॉर्मूला के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो पेपर में आया हुआ है मेरे बच्चे। देख
सबसे पहले एक ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आई हुई है बेटा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरीके से लीनियर मैग्निफिकेशन का रिलेशन ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, और यहां पे इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ लीनियर मैग्निफिकेशन का रिलेशन ड्राइव करना है। और इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और डेरिवेशन नहीं आती, वैसे फॉर्मूला आता है, तो आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। देखो, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्या होता है, F इक्वल टू F माइनस यू इन टर्म्स ऑफ F एंड U, और बेटा इसका जस्ट V वाले केस में अपोजिट होता है, F माइनस V। देखो ना, ये माइनस वाला टर्म ऊपर चला जाता है V के टर्म्स में, तो F माइनस V अपॉन में F। ये फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है बेटा। देखो पता है क्या होता है, सिंपल से ही क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चे, ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चंस नहीं होते बेटा, बस नॉर्मल। अनुभव बेटा कौन सा पॉइंट समझाना है? अनुभव बेटा कौन सा पॉइंट समझाना है, एक बार प्लीज आप कमेंट करके बताएं। अनुभव अभी हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो तो लाइव है, आप इसे दोबारा रीटेक देख सकते हैं मेरे बच्चे। देख मेरे बच्चे, यहां पर अनुभव हम जनरली क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यू एंड इन टर्म्स ऑफ एफ। इसका डेरिवेशन पार्ट नहीं आता, न्यूमेरिकल पार्ट आता है बेटा। इसके ऊपर क्या होता है, जनरली एक क्वेश्चन बताता हूं कि आपको यू दे देगा बेटा, यू दे देगा कि यार ऑब्जेक्ट इतनी दूर है और क्या कहते हैं उस मिरर का फोकस ये गिवन है, आप बताइए इसका मैग्निफिकेशन पूछ सकता है, मैग्निफिकेशन के बाद वी भी पूछ सकता है, तो ये सारी चीजें मैग्नीफाई पूछ सकता है। हो सकता है आपसे मैग्निफिकेशन गिवन हो, यू गिवन हो, एफ्रिकल वाले, बस यहीं पर इसी वीडियोस में ऐसे ही पूछा जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा, रिलेशन बिटवीन यू एंड एफ यही है मेरे बच्चे रिलेशन। अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है अनुभव। देखिए, ये टॉपिक एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने इस टॉपिक को भी अपने पीपीटी में कंसीडर कर लिया। स्फेरिकल एब्रिएशन। अब ये बेटा स्फेरिकल एब्रिएशन क्या होता है? एब्रिएशन का मतलब होता है प्रॉब्लम, मतलब जब एक इनएबिलिटी इसको कहते हैं एब्रिएशन। जैसे एग्जांपल मेरे बच्चे, द इनएबिलिटी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ अ लार्ज अपर्चर टू ब्रिंग ऑल द रेज वाइड बीम्स ऑफ अ लाइट फॉलिंग ऑन इट फोकस एट अ सिंगल पॉइंट। मेरे बच्चे, जब हमारा एक लार्ज अपर्चर का मिरर होता है ना, और वो सारी लाइटों को एक जगह पे फोकस ना कर पाए, देख रहे हैं आप, ये सारी रेज एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रही। जब लाइट एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाता, तो उस पॉइंट को, उस प्रॉब्लम को हम स्फेरिकल एब्रिएशंस की वजह से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्फेरिकल एब्रिएशंस को हम कैसे सही कर सकते हैं, स्फेरिकल एब्रिएशन को कैसे क्लियर करेंगे मेरे बच्चे। तो इस स्फेरिकल एब्रिएशन को कैसे करेंगे बेटा? बाय यूजिंग द स्फेरिकल मिरर ऑफ अ स्मॉल अपर्चर। हमें अपर्चर थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, और सबसे अच्छी बात, हम वहां पे स्टॉपर्स कट ऑफ लगा सकते हैं मार्जिनल रेज की, और पैराबोलिक मिरर्स का यूज कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो इस स्फेरिकल एब्रिएशंस भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है मेरे बच्चे। ओके, ग्राफ भी समझा दूंगा मेरे बच्चे, ग्राफ भी समझा दूंगा। पहले इस पॉइंट पे फोकस करो, बाद में देखेंगे केमिस्ट्री में कौन पास। अब जो बीत गया वो बीत गया यार, पता है हम लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम है। अब हो गया एग्जाम। मैं तो कभी भी एग्जाम देकर आता था ना, तो सच बता रहा हूं, मैं पेपर भी खोल के नहीं देखता था। एग्जाम देकर आया, मैं पेपर खोल के नहीं देखता था, जो होगा वो उसकी टेंशन कौन पाले। अगर यार केमिस्ट्री अच्छा गया बुरा गया, अगर उसके चक्कर में आपके आगे वाले एग्जाम पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जो होगा, केमिस्ट्री का पेपर तो वैसे बहुत इजी आया था मेरे बच्चे। अभी हम चैनल पे भी कमेंट आ रहा था हमारे कि सर ने जो पढ़ा था उसका पूरा 80% का पार्ट वीडियोस में से ही आया हुआ है, तो पेपर तो इजी था। मिशन ओलंपिक बेटा, एब्रिएशन पता है क्या होता है मेरे बच्चे? एब्रिएशन इज अ इनएबिलिटी। जब लाइट रेज एक पॉइंट पर आके फोकस ना हो पाए, जैसे एग्जांपल मान ले बेटा, हमारे पास बहुत बड़ा अपर्चर है, तो क्या होता है, बहुत बड़ा अपर्चर है, यहां से कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये लाइट रेज आई, ये यहां से गई, ये वाली लाइट रेज, ये है फोकस पॉइंट, ये देखो ये लाइट गई,
ये फोकस से निकली, बट ये देख रहे हो ये जो दूर वाली रेज थी वो थोड़ा सा फोकस से डिस्टर्ब्ड है, फोकस से अलग गई। जब वो फोकस से अलग जाती है ना तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। यही स्फेरिकल एब्रिएशन होता है मेरे बच्चे, यही स्फेरिकल एब्रिएशन होता है मेरे बच्चे। डन मेरे बच्चे, डन। तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, चलो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है मेरा बेटा, लिसन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। क्या मेरा बच्चा, सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विद अ ओपेक यानी नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस से। पेपर में जो जनरली क्वेश्चन आया था उसमें क्या था कि अगर हम एक कॉन्केव मिरर के आधे पोर्शन को ब्लैक पेंट कर दें, इसके आधे पोर्शन को अगर मैं ब्लैक पेंट कर दूं तो ब्लैक पेंट करने के बाद इमेज फॉर्मेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि अगर मैं एक कॉन्केव मिरर के आधे पोर्शन को ब्लैक पेंट कर दूं तो ब्लैक पेंट करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा इमेज फॉर्मेशन पे। आंसर है इमेज फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज कंप्लीट बनेगी बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो होगी वो लो हो जाएगी। एक एग्जांपल, अभी आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं खुली आंखों से आपको अभी प्रॉपर तरीके से देख रहा हूं, आप पूरी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, एचडी क्वालिटी में इमेज फॉर्मेशन हो रही है। अब मैंने अपनी आंखों को यूं कर दिया, अब जब आंखें को यूं कर दिया दिख तो रहे हो पर इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है वो लो हो चुकी है मेरे बच्चे। तो कहने का एक सिंपल सा मतलब है मेरा बच्चा कि अगर एक कॉन्केव मिरर के आधे पोर्शन को मैं हाफ पोर्शन से कवर आउट कर दूं तो कवर आउट करने के बाद इमेज तो फॉर्म्ड होगी, इमेज कंप्लीटली फॉर्म्ड होगी, बट इंटेंसिटी ऑफ द इमेज जो होगी वो बिल्कुल लो हो जाएगी मेरे बच्चे। यस यस शालिनी बेटा, बिल्कुल करेक्ट बेटा। अर्पित बेटा, मैं ना एमसीक्यूज जो है कल सैंपल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, कल के लाइव में मैं पूरा का पूरा ये वाला पॉइंट कंप्लीट कराने वाला हूं मेरे बच्चे। चलिए आगे देखते हैं मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन में आया हुआ है हमारा। एक्चुअली में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये वाला डायग्राम ऑनली दिया होगा और कहता है कि कंप्लीट दैट रे डायग्राम। तो मेरे बच्चे हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और एक कॉन्केव मिरर में ये मोबाइल है, ये इतना सा मोबाइल, एंटीने वाला मोबाइल। अब तो एंटीने वाला मोबाइल नहीं चलता मेरे बच्चे, तो अब एंटीने वाला मोबाइल था तो इसकी इमेज फॉर्मेशन बनानी है एट फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। और आप यहां पे गौर करेंगे तो गौर करिए मेरे बच्चे, यहां पर आपको दिख रहा होगा यार ये वाला पॉइंट सेंटर पे है। अगर ये वाला पॉइंट सेंटर पे है तो इमेज बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, क्योंकि सेंटर पे है तो m की वैल्यू 1 होती है मेरे बच्चे, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उस साइज। बट जैसे जैसे हम सेंटर से फोकस की तरफ जाते हैं तो इमेज का साइज बड़ा होता जाता है और इमेज उल्टी होती जाती है। ये देखिए बड़ा डायग्राम बन गया एंड दिस इज द रे डायग्राम। तो बेटा ये रे डायग्राम भी एग्जाम में पूछा गया है मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये वाला भी इमेज डायग्राम पूछा गया है, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। अर्पित मिश्रा कौन से क्लास की टाइमिंग पूछ रहे हैं मेरे बच्चे? कल की क्लास की टाइमिंग पूछ रहे हैं जहां मैं सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा। बेटा लाइव क्लास 7:30 से ही स्टार्ट होगी और कल लगभग 2 घंटे में मैं पूरा का पूरा एक सैंपल पेपर कराऊंगा। और अभी दो तीन सैंपल पेपर्स कराने के मूड में हूं मेरे बच्चे। और कुछ बच्चे 10th का भी बोल रहे हैं तो 10th का भी मैं लाइव सेशन ले लेता हूं, अमित सर ले लेते हैं लाइव सेशन और 10th क्लास का। तो अभी मैं अमित सर से बात करके आपको बताता हूं। नीता जी बिहारी टीचर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच नीता जी। आप भी कहां से हैं? देखिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं मैं, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं 10 सेंटीमीटर पे, देखिए मेरे बच्चे एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे प्लेस कर रहे हैं, यानी u की वैल्यू कितनी गिवन है? -10 सेंटीमीटर। वो भी क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर पर है मेरे बच्चे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो गिवन। यार मेरे बच्चे अगर आपके पास कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर है तो रेडियस क्या होगा? नेगेटिव होगा, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। अगर आपको रेडियस गिवन है तो क्या आप फोकस फाइंड आउट कर सकते हैं? ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या फोकस फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, r/2, यानी आंसर आया -15/2। क्या निकालना है मेरे बच्चे? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड
अब यार आपको v फाइंड आउट करना है, आप v निकालिए, आप v फाइंड आउट करेंगे मेरे बच्चे। अगर v नेगेटिव आया तो ऑब्वियसली रियल होगी, इन्वर्टेड होगी इमेज। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं। विकास तिवारी मैक्सवेल इक्वेशन डेफिनेटली कराऊंगा, पर मैं ना इसकी वन शॉट वीडियो डाल चुका बेटा, तो आप जाके वहां पे भी देख सकते हो पूरी मैक्सवेल इक्वेशन। पूरा मैंने मॉडर्न फिजिक्स को पूरा कंप्लीट कर दिया मेरे बच्चे वन शॉट में। आपके साथ मैं क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है, पूरा कंप्लीट। अब आता है बेटा रे ऑप्टिक का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। थैंक यू सो मच, पता नहीं स्मार्ट लग रहा हूं कि नहीं लग रहा, पर थैंक यू सो मच। अब यहां ध्यान देंगे, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं मेरे बच्चे, तो हम एक बार गो थ्रू हो रहे हैं चैप्टर्स को लेके। तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट की बात करें कि रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट क्या होता है। देखिए, द प्रोपोगेशन ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है मेरे बच्चे, तो वहां पर होता है रिफ्रैक्शन। लाइट, जैसे एग्जाम्पल मेरे बच्चे, ये पानी मान लीजिए, पानी पानी वाला एग्जाम्पल, ये रहा पानी पानी वाला एग्जाम्पल। जब लाइट एक मीडियम से इधर गया और इधर जाने के बाद लाइट इस तरीके से एंटर मार गया मेरा बेटा, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाता है तो इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। संदीप पांडे जी गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा, गुड इवनिंग हो रहा है, गुड इवनिंग हो रहा है। हाँ अर्पित भाई, संदीप जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, शायद हो सकता है संदीप अभी अभी उठे हो आप, सो के एग्जाम टाइम चल रहा है मेरे बच्चों। तो चलिए, अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने देखा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या आएगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है बेटा, स्नेल्स लॉ हमारा ध्यान देंगे। अगर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है माय डियर, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो स्नेल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं पेपर में। स्नेल्स लॉ के ऊपर देखिए क्या कहता है स्नेल्स लॉ, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता है मेरा बेटा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांस्टेंट बोले तो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मेरे बच्चे। तो ध्यान से सुनो, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ है मेरे बच्चे। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट आर नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए मेरे बच्चों, इसी बात पर बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट, चलिए कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। गुड इवनिंग छोड़िए, हो सकता है बाय मिस्टेकली लिख दिया हो संदीप ने, ये छोड़िए, फटाफट मुझे बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कमेंट करके बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मेरे बच्चों। मिशन ओलंपिक आंसर मांगता है, आंसर मांगता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल अबाउट व्हाट माय डियर, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। इसे आप v1 अपॉन v2 भी लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान से सुनो यार, एक बात ध्यान से, जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लिख रहा हूं मेरे बच्चे, तो ध्यान से सुनना, मैं लिखता हूं 1 से लाइट 2 में जा रही है। कैसे लिखूंगा बेटा, लाइट 1 से 2 के अंदर जा रही है, तो मैं लिखूंगा साइन एंगल ऑफ I टू द साइन एंगल ऑफ R। ठीक है, ओके। अगर मैं इसे स्पीड के टर्म्स में लिख रहा होता तो देखो कैसे लिखता, स्पीड के टर्म्स में v1 अपॉन v2 लिखता। बट बेटा इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे यहां 1 μ2 लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने की बात करते तो ये होता μ2 अपॉन में μ1। दिस इज अ μ2 अपॉन में μ1। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फिजिकल क्वांटिटी विच अबाउट द, अरे यार रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ 2 मीडियम, बिल्कुल अब्बास इज बिल्कुल करेक्ट यार। मिशन ओलंपिक ये आसिफ होगा, एकदम मेरे को लग रहा है गूगल से कॉपी करके मार रहा है तू आंसर।
है मेरे बेटे? यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल अबाउट व्हाट? क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दो लाइट का रेशियो का, दो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो ही तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 1 मीडियम 2 का। आई नो रिहान दिस साइड, यस बेटा रिहान, सॉरी मैं भूल गया था यार, बट ये आसिफ मेरे ख्याल से लग रहा है गूगल से कॉपी पेस्ट करके मार दे रहा है बेटा। लोकेश प्रिया सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? अच्छा बेटा क्या, कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है मेरे बच्चे? कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करूं बेटा? लोकेश प्रिया कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पॉइंट आ गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पॉइंट। आप एक पॉइंट एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं लोकेश प्रिया, देखो ध्यान से बेटा। ओके देख बेटा बच्चा लोकेश प्रिया, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दे मेरे बच्चे कैसे आएगा। सिंपल सा टॉपिक है मेरा बच्चा। देख मान ले बेटा यहां पर एक मीडियम है, मान ले मेरा बच्चा ये एयर है और ये बच्चा वाटर है, ठीक है मेरे बच्चे, ये वाटर है। अब यहां पर क्या होता है, लाइट बेटा एयर से होती हुई ये आपकी वाटर के अंदर चली गई। जब लाइट एयर से होती हुई वाटर के अंदर गई तो आपका ये क्या है, यहां पर ये एंगल आई है और ये हमारा क्या है, एंगल आर है। तो स्नेल्स लॉ में सिंपली कहा जाता है मेरे बच्चे कि जब लाइट एयर से वाटर की तरफ आ रही है तो एक काम करो, स्नेल्स लॉ लगाओ, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ आई, जिस मीडियम से लाइट आ रही है और जिस मीडियम में लाइट जा रही है उन दोनों का एंगल रेशियो, साइन एंगल रेशियो, वो हमारा कांस्टेंट होता है एंड दैट कांस्टेंट आर नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या होगा, एयर से वाटर की तरफ आ रहे हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया, दो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, v1 अपॉन v2 भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे, क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, v1 अपॉन v2 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर एयर टू वाटर गिवन है, जैसे ये एयर टू वाटर गिवन है तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू ए, क्योंकि इसे जो हम पढ़ते हैं, पढ़ते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसलिए म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट पॉइंट समझाता हूं, रुको मैं आपको एक शॉर्ट पॉइंट समझाता हूं, ध्यान दो। एक शॉर्ट पॉइंट में देखिएगा, स्नेल्स लॉ इस कहानी में खत्म। अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं तो साइन एंगल आई टू द साइन एंगल आर। अगर आपको इसे ओपन करना है तो इसे म्यू2 अपॉन में म्यू1 लिखेंगे, साइन एंगल ऑफ आई टू द साइन एंगल ऑफ आर। अगर आप स्पीड के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो v1 अपॉन में v2, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा मेरे बच्चे अभी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर। ओके बेटा, क्लियर, थैंक यू सो मच, आज समझ में आया ना। चलिए मेरे बच्चे मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूं एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस विल बी अ रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। एक न्यूमेरिकल भी आएगा मेरे बच्चे रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ के ऊपर। तो अब इस डेरिवेशन को समझना है, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ की डेरिवेशन को देखना है मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे। रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ, भाई अब तो सर्दियां चली गई, कभी आप नहाने गए बाथरूम के अंदर, आप शावर से ना नहाकर आपने क्या किया, बाल्टी में पानी भरा। जब आपने बाल्टी में पानी भरा तो बाल्टी में पानी भरते वक्त जब बाल्टी पूरा भर गया पानी से, तो आप देखते हैं उस बॉटम पोर्शन ऑफ द बकेट जो होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है, वो ऊपर की तरफ दिखने लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि बेटा ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन की वजह से जब लाइट आपकी आंखों पे पहुंचती है, यानी बॉटम पोर्शन रिफ्रैक्ट होकर आपकी आंखों के पास पहुंचता है, तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है एंड दैट शिफ्ट आर नोन एज अ नॉर्मल शिफ्ट, उसे हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं मेरे बच्चे। तो अब इस पॉइंट पर जरा यहां ध्यान दो बेटा, ये वही वाला बकेट है जहां आप नहाने के लिए यूज कर रहे हैं। अब आपने पानी भर दिया, ये उसका बॉटम पोर्शन है। तो बेटा जब आंखों में रेज जाती है, हमारे आंखों में, देखो ये डायग्राम के लिए इतनी दूर से इमेज दिखाई गई है, बट एक्चुअली में इतना डिस्टेंस नहीं होता, आपको याद रखना है इतना डिस्टेंस नहीं होता मेरे बच्चे। तो आप जब ध्यान से सुनेंगे, क्या हुआ, ये रे रिफ्रैक्ट होके ऊपर आंखों में गई, यहां से ये रे भी रिफ्रैक्ट होके गई, बट जब इसका हमने प्रोजेक्शन बनाया तो ये प्रोजेक्शन यहां पर आया। फिर बता रहा हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो ये आप देख रहे हैं मेरे बच्चे, एक्चुअली इतना गैप देख रहे हो, इतना गैप होता नहीं है। ये
आपको बस डायग्राम में एंगल शो करने के लिए इतना दिखाया गया। मेरा कहने का मतलब है अगर आप ए ओ का डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग लगभग ओ बी के डिस्टेंस के बराबर ही है। अगर आप ए आई का डिस्टेंस देखेंगे तो ए आई हमारा बी आई के बराबर ही है। इतना बड़ा गैप नहीं होता, बट हाँ एंगल को समझाने के लिए हमें ये थोड़ा सा गैप लेना पड़ता है। तो आइए जरा हम करते हैं रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ की डेरिवेशन। तो दिस इज अ रियल डेप्थ, एक्चुअली रियल डेप्थ है, और ये हमारा बेटा है अपीयरेंट डेप्थ, ये हमारा अपीयरेंट डेप्थ है। तो अब हमें इसका डेरिवेशन करना है, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है मेरे बच्चे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ के बारे में। तो देखिएगा मेरे बच्चे, हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल लिया, पहला वाला ट्रायंगल लिया ए ओ बी। हमने क्या लिया, ट्रायंगल ए ओ बी। तो चलिए बेटा ये ट्रायंगल ए ओ बी ले लेते हैं हम लोग। सॉरी, पहले ट्रायंगल ए ओ बी ले लेते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या हम साइन आई निकाल सकते हैं मेरे बच्चे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा, साइन आई परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन में ए बी अपॉन ओ बी। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ओ बी की जगह आप ए ओ लिख सकते हैं, तो आपने ए ओ लिख दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं साइन आर निकालूं इन ट्रायंगल ए आई बी, अगर मैं यहां पे साइन आर निकालूं तो साइन आर क्या होगा, ध्यान देना, साइन आर क्या होगा, जरा कमेंट करके बताओ साइन आर क्या होगा। आसिफ मुझे कमेंट करके बताओ साइन आई क्या, साइन आर क्या होगा। आसिफ साइन आर बताओ बेटा। बिल्कुल मैं आपको ये बताऊंगा, आज ही मेरी एक वीडियो पब्लिक की है और स्ट्रेटेजी को लेकर वहां पे मैंने सारे पॉइंट समझाए हैं कि कौन कौन से डेरिवेशंस आती है। अभी इस पॉइंट पर आता हूं, आपके कमेंट्स के आंसर्स देता हूं, पहले इस डेरिवेशन को थोड़ा कंप्लीट कर दो बेटा। साइन आर की बात करें तो साइन आर इज व्हाट, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन में बी आई, और ए बी अपॉन में बी आई की जगह हम ए आई लिख सकते। देखो मैंने बोला ना ए आई की जगह बी आई। अब कुछ नहीं है बेटा, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। देखो साइन आई और साइन आर को डिवाइड कर दिया, और जब साइन आई साइन आर को डिवाइड किया तो आप देखो आपके सामने यही आया, बी आई अपॉन में ए। अब आपको बता दिया ना मैंने, बी आई ए आई के बराबर है, बी ओ हमारा ए ओ के बराबर है। अब आपने क्या देखा यार कि लाइट वाटर से एयर की तरफ जा रही थी, और जो रेशियो आया है हमारे पास, जो रेशियो आया है वो क्या आया है, बी आई की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ए आई, और बी ओ की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ओ। बट बेटा ये वाटर टू एयर है, बट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एयर टू वाटर कर रहे हैं ना। तो हम जब मतलब जो उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉटम पोर्शन को, हम एयर टू वाटर कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए बेटा, एयर टू वाटर चाहिए। तो एयर टू वाटर चाहिए तो हम इसे क्या कर देंगे, उल्टा, एंड हमारे पास हमने जब इसे उल्टा किया एंड वी विल गेट रियल डेप्थ अपॉन में अपीयरेंट डेप्थ। तो हमारे पास फॉर्मूला आया बेटा म्यू इक्वल टू आर डी अपॉन में ए डी, मतलब रियल डेप्थ अपॉन में अपीयरेंट डेप्थ। यस बेटा। यार रिहान ए बी अपॉन आई बी क्यों होगा, ए बी अपॉन में नहीं होगा बेटा, गलत। अच्छा इसका बता रहे क्या, यस ओके, साइन आर का बता रहे, ओके डन, ठीक है, क्लियर है, ओके। देखिए क्वेश्चन आया हुआ यहां पे, यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, द अपीयरिंग डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो यहां पे नॉर्मल शिफ्ट और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है मेरे बच्चे, म्यू गिवन है, और आपको रियल क्या कहते हैं, अपीयरिंग डेप्थ, अपीयरिंग डेप्थ गिवन है हमारे पास 7.7, और आपको एक्चुअल डेप्थ निकालना है। सिंपल यार, फॉर्मुला बेस्ड है भाई मेरे, म्यू इक्वल टू व्हाट यार, आर डी अपॉन में ए डी। अब आपको गिवन है यार आर डी निकालना है, ए डी गिवन है, मल्टीप्लाई कर डाला, कॉमन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, डन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका 3 बार एग्जाम में आ चुका है मेरे बच्चे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में है। देखो
सॉल्यूशन आपके पास है, मैं हल्का सा आपको हेल्प करता हूं। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपकी मैं हेल्प कर देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो केस नंबर 1 को समझो पहले। केस नंबर 1 में एयर से ग्लास की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओ, एयर टू ग्लास जा रहा हूं, क्या लगाओगे, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी साइन 60 अपॉन में साइन 35। अब यहां देखो एयर से हम वाटर की तरफ आ रहे हैं, एयर से वाटर की तरफ, तो क्या होगा, साइन 60 अपॉन में साइन 47। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, वाटर टू ग्लास जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, साइन 45 अपॉन में साइन इसे x मान लो, बस। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे और ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, यू विल गेट दैट आंसर। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है मेरे बच्चे, तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है मेरे बच्चे, ये वाला पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत? अश्वनी 87 परसेंटाइल। अच्छा जेई की बात चल रही है। ओके सब चीजें ठीक है बेटा, डन। देखिए पता है क्या होता है, हम बार बार उन चीजों को फोकस करते हैं जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है। क्या कहते हैं यार, केमिस्ट्री का एग्जाम आप चाह के भी नहीं कर सकते यार। अब एक ही चाह है बस ये कि आप इंप्रूवमेंट भर दो या कंपार्टमेंट आ गए तो पेपर दे दो, बस वही चांस है इंप्रूव। तो वो जो अभी हमारे हाथ में है वो उसके बारे में सोचो यार। सर आप एग्जाम का रिव्यू लेने आएंगे? यार एक्चुअली में उस दिन मेरी ड्यूटी होगी जयपुरिया स्कूल में, तो लेट्स सी, आप कोशिश करता हूं बेटा, मैं अगर छुट्टी मिल जाती है तो जरूर आऊंगा, नहीं तो अमित सर डेफिनेटली आएंगे और मैं भी कोशिश करूंगा अविराज के आऊं, पक्का आऊं बेटा। उन सब चीजों को छोड़ो, पता है फोकस करो, पता है ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पता है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इस टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट के लिए वो उसका टाइम है यार मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आगे देखो ध्यान से। ओ ये वाला क्वेश्चन, ये आपका नॉर्मल शिफ्ट को लेकर है। देखिए नॉर्मल शिफ्ट को लेकर क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा नॉर्मल शिफ्ट के बारे में बताऊं, ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जैसे ये आपका टैंक है, ये वाटर है, यानी आपने इसे क्या मान रखा था, आरडी यानी रियल डेप्थ। ओके और यहां पर आपका आ गया था अपीयरेंट डेप्थ। मान लीजिए यहां इमेज फॉर्मेशन हो रही थी, ये आपकी अपीयरेंट डेप्थ है। अब आप यार ये देखिए ना, ये वाला जो बॉटम पोर्शन है वो उठ के इतना ऊपर आ गया, इसको मैंने डी बोला, एंड दैट डी इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। ये हमारा नॉर्मल शिफ्ट होता है मेरे बच्चे, ये हमारा नॉर्मल शिफ्ट होता है। अब जब ये नॉर्मल शिफ्ट होता है मेरा बेटा, तो ध्यान दे क्या होगा, जब ये नॉर्मल शिफ्ट है, तो अगर मुझे नॉर्मल शिफ्ट निकालना है यानी डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू निकालनी है तो ठीक है आर डी माइनस ए डी कर दूंगा, आर डी माइनस ए डी कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा नॉर्मल शिफ्ट, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आप चाहें तो आपके पास एक फॉर्मूला पता है, म्यू इक्वल टू आर डी अपॉन में ए डी, सिंपल। अब आप एक बात बताओ, आप चाहे तो इस फॉर्मूले से ना जाइए, आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ एयर, तो सीधी सी बात है जब दो स्पीड गिवन है आपको, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करिए। आपके पास म्यू आ गया, और जब म्यू आ गया तो अब यहां पर दे रखा है व्हेन कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो आपको यहां पे अपीयरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ दे दी, और सीधी बात है आरडी दे दिया, आरडी दे दिया, निकाल लो आंसर बेटा। आरडी गिवन है, एडी निकाल लोगे। अब यार आरडी माइनस एडी करो, नॉर्मल शिफ्ट निकल जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना इमेज ऊपर गया हुआ है।
कार्टून फनी वीडियो। पहले एक काम करो, आप मुझे अपना नाम बताओ, कौन हो, सिर्फ बताओ ना। एक्चुअली में भाई मेरे दो बच्चे हैं, वो भी जुड़वा, ट्विंस बेबी है मेरे। मेरी शादी हो गई है, मेरी प्रोफाइल आप जाके चेक कर सकते हैं यार। इंस्टा पे मैंने व्हाट्सएप डीपी पे भी अपनी वाइफ की फोटो लगा रखी है यार। भाई दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए हैं, कलर करवा रखे हैं मैंने। 2 बच्चे, ओ माय गॉड। हाँ बिल्कुल, अश्वनी आप क्लास 10th में हो ना। चलो अब यहां ध्यान दो पहले। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज की लाइव सेशन का ये लास्ट टॉपिक है TIR, बिकॉज एक्चुअली में मेरी क्लास भी है दूसरी जगह पे। तो TIR आज की लाइव सेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप अभी तक समझ में आ रहा है। रिहान बेटा अभी तक सारा क्लियर हो गया? एक बार ब्रशअप हो गया, पूरी चीजों को आपने देख लिया, फ्रेश कर लिया आपने। देख बेटा ऋषभ, अभी ना लाइव सेशन इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कराने दे ऋषभ, फिर मैं तुम्हें ना अभी लाइव सेशन में बताता हूं कि कौन कौन सी चीजों को तुम कर लो। कॉपी पेन उठा लेना और उन सारे टॉपिक्स को कर लेना यार, ठीक है? अभी ठीक है ऋषभ, अगर कोई डाउट होगा तो कॉल भी कर सकता है मेरे बच्चे, कॉल करके पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? डन। मेरा बच्चा ध्यान से सुन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा TIR कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बेटा यहां पे देखिए TIR के केसेस में क्या है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि डेंसर मीडियम में रे है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट जाती है, जैसे एग्जांपल दूं, ये पानी है बेटा, ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। हमने यहां पर एक लाइट सोर्स लिया, लाइट सोर्स में ये 0 डिग्री पर लाइट निकल गई, बट मैंने देखा यार लाइट इधर बाहर आ रही है, मतलब इस पोर्शन में लाइट चमक रही है। अगर इस पोर्शन में लाइट चमक रही है दैट मींस यहां पे लाइट बाहर की तरफ आ रही है। बट इस पोर्शन के बाद मैंने देखा यार इधर तो लाइट नहीं आ रही, इस पोर्शन में लाइट आ रही है। और कुछ इस तरीके से देखो, कुछ इस तरीके से। तो मैंने देखा यार एक पोर्शन के बाद इधर रिफ्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है और इधर रिफ्लेक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो मैंने यार एंगल चेक करने की बात की, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 48.8 डिग्री। वहां पे रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चे? 90 डिग्री हो गई। उसके बाद मैंने देखा ये अंदर की तरफ लाइट आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए, ये पहले इसको समझिए, आप इसको समझिए, ये देखिए, ये दिख रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं मेरे बच्चे, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या बेटा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। वो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है मेरे बच्चे। अब अगर इंसिडेंट एंगल से यानी क्रिटिकल एंगल से ये वाले एंगल छोटे हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल एंगल से, तो सारी लाइट बाहर की तरफ निकल जाएगी। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तो सारी की सारी लाइट अंदर की तरफ आएंगी। तो इसी पॉइंट को हम TIR कहते हैं, लाइट पूरा का पूरा अंदर की तरफ रिफ्लेक्टेड बैक होना। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो दिस इज ऑल अबाउट द TIR। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं मेरे बच्चे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ना आपसे डेफिनेशन भी आती है बेटा, क्या कि TIR की कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो उसे हम TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। when the light travel from denser medium to rarer medium and the angle of incidence is greater than the critical angle, तो उस कंडीशन को हम लोग TIR कहते हैं मेरे बच्चे। वो कंडीशन हमारी TIR होती है मेरे बच्चे। ये देखिए नेसेसरी कंडीशन ऑफ TIR एग्जाम में आई हुई है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन एग्जाम में आई हुई है। तो अब यहां से आगे का जो भी पार्ट होगा मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। अभी सुन लो राठौर कि आप लोग आप इंपॉर्टेंट पार्ट में बेटा 5-6 टॉपिक कर ले आज के लिए 5-6 टॉपिक। एक बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर ले,
टेलीस्कोप कर ले, एलसीआर की डेरिवेशन कर ले, एसी जनरेटर कर लो, ट्रांसफार्मर कर लो, गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन कर लो, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कर लो। बेटा कैपेसिटर एक बार आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मेरे बच्चे। एक बार अगर आप लिखना चाहे राठौर एक बार लिखना चाहें आप, राठौर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेरे बच्चे। आप गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, एक काम करो राठौर, मैंने एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बना रखी है, अभी अपलोड होने वाली है, पब्लिक कर रहा हूं मैं, उस वाली वीडियो को ध्यान से देख, उस तरीके से प्लान कर ले। आसिफ आप भी, रिहान आप भी उसको प्लान कर लीजिए उस तरीके से, उसके बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी मेरे बच्चे। लिख रहा है बेटा? ओके, रिपीट कर दूं राठौर? ठीक है, रिपीट कर देता हूं। तो देखिएगा ध्यान से, क्या है आपके पास, पहले सबसे पहले गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन कर लो बेटा, उसके बाद कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कर लो राठौर, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली डेरिवेशन कर ले, और किरचॉफ्स के न्यूमेरिकल कर दे, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर कर दे, और पैराफेरा डाई कर दे, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले क्वेश्चन, और इंड्यूस ईएमएफ वाले डायग्राम, और एलसीआर कर दे, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, और वेव्स और वेवलेंथ वगैरह याद कर ले। ये फर्स्ट बुक का पूरा इंपॉर्टेंट है यार, इसमें राठौर इस पॉइंट को कर ले, और उसके बाद आगे चीजों को कर लेंगे, ठीक है? यार सॉन्ग वगैरह मत बोलो यार, सॉन्ग वगैरह मत बोलो, क्योंकि एक्चुअली में सॉन्ग एमसीजी के बाद, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कर दे, और गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर के बाद कर दे मेरे बच्चे पैराफेराडाई, और एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये वाले टॉपिक्स कर दे बेटा, ठीक है? क्लियर है? मैं जाते जाते एक लाइन है कान्हा जी की, जब आप सॉन्ग के लिए बोल रहे हैं तो कान्हा जी की एक लाइन है मेरे बच्चे, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, करता है तू सब कुछ, वो मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं, राधे राधे आप सभी को, और आप पढ़िए बेटा, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करिए। बाय बाय।